अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो काफ़ी अच्छे गए होंगे। और अगर किसी के किसी एग्ज़ाम में कोई ऊपर नीचे कुछ हो भी गया है तो इट्स ओके, ठीक है। अब दुआ करें कि आपको अच्छे एग्जामिनर्स मिलें जो कि आपके अच्छे अच्छे मार्क्स लगाएं और आपका अच्छा सा रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब आपने एफएससी कर लिया है। अब नेक्स्ट आपकी एकेडमिक लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम एमडी कैट जो कि एंट्री टेस्ट होता है, जिसका आप हमेशा सुनते आए थे, वो होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आप इतने साल पढ़ के एफएससी करने के बाद यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी इंशाल्लाह आप जाएंगे, ठीक है। अब अगर एमडी कैट की बात करें तो एमडी कैट के बारे में इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी बेसिक गाइडलाइंस फॉर एवरी स्टूडेंट्स जो कि अभी एफएससी एग्जाम से फ्री हुए हैं और उन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए मेनली ये वीडियो है, जिनको पहले कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल बिकॉज आई एम हेयर टू गाइड यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इस वीडियो को जो लोग सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट प्रोविंसेस से होंगे और डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। कुछ लोग अकेडमीज ज्वाइन कर रहे होंगे, कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे घर पर। तो आई थिंक इस तरह कुछ लोगों ने ऑनलाइन सेशंस भी ज्वाइन किए होंगे। तो हर किसी का पढ़ाई करने का स्टाइल इतना डिफरेंट है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू मतलब कि आप ये करो आप ये करो। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू बेसिक गाइडलाइंस दैट एवरी एमडीकैट एस्पिरेंट शुड नो अकॉर्डिंग टू मी। और आपने वीडियो को कोशिश करें कि एंड तक सुने, ठीक है, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब हम एमडी कैट की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये 7 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान होगा। मतलब इतने 24 दिन बनते हैं तो 24 डेज़ तक ये टेस्ट चलता रहेगा और हर रोज़ 2 शिफ्ट्स होंगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है। और वहाँ पे आपने एग्जाम सेंटर्स में जाना है, वहाँ पे वो लोग आपको टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आपने टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। और जो साथ में रफ वर्क के लिए आपको वाइट बोर्ड और मार्कर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टेस्ट है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें आपके जो एमसीक्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है जो पीएमसी ने दिया है वो इस तरह से है कि बायो के 68 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में 54 आ रहे हैं, इंग्लिश के 18 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन के 6 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। नो नेगेटिव मार्किंग इन द टेस्ट। और ये इस तरह से आपका जो है टेस्ट वो 200 मार्क्स का बन रहा है। ओके, सो आज डेट है 5 जुलाई, जिस डेट को मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और उसके बाद कल 6 जुलाई है और आपने देखना है कि आपके पास कितना टाइम है। तो आज मतलब 6 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक आपके पास 2 मंथ्स बनते हैं, एग्जैक्ट 2 मंथ्स बन रहे हैं। तो अगर किसी का पेपर जो है वो 7 सितंबर को भी आ रहा है तो उसके पास भी तैयारी के लिए कम से कम 2 महीने हैं। और जिनका पेपर उसके बाद आएगा, जैसे 15 सितंबर को फॉर एग्जांपल आ रहा है, 20 सितंबर को आ रहा है, तो उनको कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सो आपके पास एटलीस्ट 2 मंथ्स है जिसमें आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। इससे पहले सालों में भी 2 मंथ्स या 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स मैक्सिमम इतना मिलता रहा है टाइम। और जो लास्ट ईयर आपके सीनियर्स हैं उन्होंने 1 मंथ में भी तैयारी की थी। तो सो इफ़ दे कैन डू इट वाई कांट यू, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ अपने जहन में रखें कि ये टाइम इनफ है, लेकिन आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। अगर आप इसको वेस्ट करेंगे तो फिर ऑब्वियसली आपका अपना ही नुकसान होगा। तो आपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और इन 2 मंथ्स को मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब जिन लोगों ने अकेडमीज ज्वाइन की हुई है उनको मेरा यही मशवरा है कि आप अकेडमी का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। फॉर एग्जांपल जो चैप्टर्स आपके अकेडमी में पढ़ाए जा रहे हैं आप घर आके उसी को पढ़ें। इस तरह आपको ना तो आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे और दूसरा आपका जो सीक्वेंस है, जो एक फ्लो है, वो अच्छा चलता रहेगा। और जो लोग अकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे, जो लोग खुद तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं घर में, वो लोग अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बना लें और उसको फॉलो कर लें। शेड्यूल जो है ना वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक मतलब एक शो कर देती हूँ, एक सैम्पल विच आई गॉट फ्रॉम समवेयर। ये मैंने नहीं बनाया, किसी कहीं और से मुझे मिला था। सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें आपका 1 मंथ में इसके अकॉर्डिंग आपका सारा कोर्स 1 मंथ में कवर हो जाता है। तो आप इसको मतलब थोड़ा और कर सकते हैं, 1.5 मंथ तक भी लेकर जा सकते हैं। तो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बात बता रही हूँ कि आप अपना शेड्यूल इस तरह मतलब प्लान कर सकते हैं कि आपने 1 महीने या 1.5 महीने में आपने अपना सारा कोर्स है ना उसको कवर कर लेना है। उसमें आपने लेक्चर्स लेने हैं और टेक्स्ट बुक से सेल्फ स्टडी करनी है और अच्छी प्रैक्टिस बुक जैसे कि स्टेप हो गई, किप्स हो गई, स्टार्स हो गई, वहाँ से एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ आपने 1.5 महीने के अंदर करनी है। उसमें आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और जो पढ़ते वक्त जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक में लाइन्स होते हैं उनको हाईलाइट करना है, वर्ड्स को हाईलाइट करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 10 to 15 डेज होंगे ना उसमें आपने रिवीजन करनी है और साथ में फुल लेंथ पेपर्स हैं वो अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद आपके पास अगर मज़ीद टाइम बचता है, अगर आपकी टेस्ट डेट जो है 7 सितंबर की बात है, तो फिर आपको जितने डेज मिलते हैं उसमें आपने रिवीजन नहीं करते जाना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। मुझसे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि कितनी मरतबा हमें कोर्स कवर करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि एटलीस्ट 1 मरतबा आपने ज़रूर कवर करना है, ठीक है। 1 मरतबा आपको सारा कोर्स आपने गो थ्रू करना है, हर चीज़ पढ़नी है, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और उसके बाद फिर आपने रिवीजन चाहे आप जितनी मरतबा करते जाएँ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम यू हैव, जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है उतनी ज़्यादा आप रिवीजन करते जाएँ। लेकिन एटलीस्ट 1 मरतबा भी आप कर लेना तो दैट इज़ इनफ, यू कैन स्टिल परफॉर्म वेरी वेल इन द एमडीकैट एग्जाम। अब कुछ इंपॉर्टेंट काम जो आपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले करना है वो ये कि आपने पीएमसी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जो सरिकुलम वाला कोई इस तरह की हेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपने पीएमसी का सिलेबस डाउनलोड करना
है PDF फॉर्म में, जो कि लास्ट ईयर वाला ही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक जो गाउट का टॉपिक है आपका बायो में वो निकल गया है, बाकी सारा सिलेबस एक्जैक्टली सेम है लास्ट ईयर की तरह। तो आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है और उसको प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग बुक के ऊपर आपने मार्किंग्स करनी है कि मतलब ये चीज़ें हमने करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी, इस तरह से। और आपने सिलेबस को प्रिंट करवाना है। आपने जो तैयारी करनी है वो आपने FSC की टेक्स्ट बुक से करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब तो आपने पंजाब की टेक्स्ट बुक जो है उन्हीं से तैयारी करनी है, और साथ में आपने फेडरल की टेक्स्ट बुक ज़रूर लेनी है। एटलीस्ट बायो के लिए आपने फेडरल की टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़नी है, और जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं तो फिर भी बायो के लिए तो आपने फेडरल हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है। और अगर आप दूसरे प्रोविंस से हैं, सिंध से हैं, KPK से हैं, बलूचिस्तान से हैं, AJK से हैं, तो आपने जो है अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक पढ़नी है और साथ में फेडरल की टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है। तो ये दोनों टेक्स्ट बुक्स को आपने कंबाइन करके पढ़ना है, बिकॉज जो टेस्ट आता है वो क्योंकि नेशनल लेवल पे है, तो इसके आप सिर्फ एक टेक्स्ट बुक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपने 2 टेक्स्ट बुक्स जो हैं, अपनी प्रोविंस की टेक्स्ट बुक और जो आपकी फेडरल की टेक्स्ट बुक है, उन दोनों को कंबाइन करके तो आपने पढ़ना है। और जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं दे आर योर मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन। डोंट गो फॉर एनी नोट्स। मुझे अक्सर मैसेज आते हैं कि नोट्स प्रोवाइड कर दें, ये कर दें, वो कर दें। किसी और के नोट्स पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इससे आप MTCAT में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ये बात समझ लें, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक्स को ही आपने मेन सोर्स, प्राइमरी सोर्स रखना है, और इसके अलावा जो प्रैक्टिस के लिए MCQs की प्रैक्टिस के लिए आपने स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करनी है। इधर उधर से कोई भी जैसे कुछ मतलब फेक बुक्स वो लोग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू बाय दोज, बाय स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक्स ओनली। जैसे कि स्टेप और किप्स की अकेडमी की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं दे आर द बेस्ट। आई माई सेल्फ यूज़ दीज और दे आर रियली वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो जो स्टेप की प्रैक्टिस बुक है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। तो उसका ना PDF वगैरह ऑनलाइन गूगल पे है, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें। और अगर आप उसको फ़ोन के ऊपर ही अटैम्प्ट कर सकते हैं तो फ़ोन के ऊपर कर लें। अगर आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप उस PDF को प्रिंट करवा लें, हार्ड फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। या फिर अगर कोई सीनियर है उनसे अगर आपको मिल सकती है तो उनसे आप ले लें हार्ड फॉर्म में स्टेप की प्रैक्टिस बुक। और जो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, बड़े शहरों में तो इसलिए मिल जाएंगी, लाहौर वगैरह में। और अगर आपको नहीं मिल रही तो आप उसको किप्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो स्टेप की और किप्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं ये आपने ज़रूर लेनी है, और जो है यहाँ से आपने MCQs को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करते वक्त जब आप कोई भी किसी भी चैप्टर के MCQs प्रैक्टिस करते हैं, हर चैप्टर के ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50 इतने MCQs ऑन एवरेज होते हैं। तो वो MCQs आपने प्रैक्टिस करने हैं। और उसमें फॉर एग्जांपल अगर हर आपने 50 MCQs प्रैक्टिस किया किसी चैप्टर के, तो उसमें से 10 MCQs ऐसे थे जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे थे। तो आपने क्या करना है कि आपने उनको मार्क कर लेना, उनको एनसर्कल कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप वही चैप्टर रिवाइज करेंगे तो वो चैप्टर रिवाइज करने के बाद आपने वो 50 MCQs सारे के सारे रिवाइज नहीं करने, वो देखने नहीं है। जो आपके 10 MCQs रॉन्ग हुए थे सिर्फ उनको आपने दोबारा से एक नज़र देख लेना कि अच्छा कि ये मेरा लास्ट टाइम गलत हुआ था, तो फिर जब आप उसको देख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो चीज़ें आप लेक्चर्स अगर फॉर एग्जांपल सुन रहे हैं तो उसमें आपने उनको नोट क्या करना है और क्या नहीं करना। तो पहली बात A to Z लेक्चर को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टीचर ने जो आपको पढ़ाया है बोर्ड के ऊपर लिखा है या जो जो बोले आपने A to Z हर चीज़ नोट नहीं करनी, इसके ऊपर आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ वो चीज़ें नोट करनी है जो आपको कोई नई बात पता चली है, जो आपको पहले नहीं थी पता है, जो कोई चीज़ जो आपको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे भूल जाएगी, उसको आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। आपने अपना तरीका देखना है कि आप किस तरह नोट करते थे। पहले आप रजिस्टर्स के ऊपर नोट करते थे या फिर अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर ही जो स्पेसेस होती हैं साइड्स में कहीं भी वहाँ पे आप लिख सकते हैं उनको, ठीक है। मेरा ये तरीका था कि आई यूज़ टू राइट ऑन माई टेक्स्ट बुक्स इंस्टेड ऑफ रजिस्टर्स। तो आपने भी उसके अकॉर्डिंग अपने मेथड के लिहाज से करना है और हर चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है जो कंसाइज, बहुत कंसाइजली आपने लिखनी है, लिखना है चीज़ों को। जो टाइम आपने इतने लंबे लंबे एक्स्ट्रा और लेंथी नोट्स बनाने में लगाना है, बुक्स से कॉपी पेस्ट करके नोट्स बनाने हैं, ये काम नहीं करना। इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो आपने ये काम करने के बजाय आप कोशिश करें कि यही टाइम आप जो है अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर लगा लें, टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़ने में लगा लें। और टेक्स्ट बुक्स को आपने मेरे एक टीचर थे वो कहते थे कि योर टेक्स्ट बुक्स आर योर होली बुक्स। तो आपने इनको ही मेन सोर्स रखना है, इन्हीं को प्राइमरी सोर्स रखना है अपनी तैयारी का। अगर आप रजिस्टर्स आपने बहुत सारे नहीं बनाने, 1 से 2 रजिस्टर मेरे ख्याल से, या 2 से 3 रजिस्टर्स होते हैं, ये काफ़ी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश के लेक्चर्स ले रहे हैं तो सर के अगर वो सर कहते हैं कि आप नोट करें तो फिर आपने ज़ाहिर है उसको नोट करने के लिए एक रजिस्टर आपने बना लेना है। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए एक रजिस्टर अगर आप बना लें, अलग अलग बनाना चाह रहे हैं अलग बना लें, एक बनाना चाह रहे हैं एक बना लें, मतलब उसके एक साइड के ऊपर फिजिक्स कर लें, एक साइड के ऊपर केमिस्ट्री कर लें। तो इस तरह से आप वो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो उसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मतलब
काम नहीं करना। सो यू हैव टू बाय प्रैक्टिस बुक्स, वो आपने किस तरह हासिल करनी है, और साथ में फेडरल की टेक्स्ट बुक्स और अपनी एफएससी टेक्स्ट बुक्स, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से आपने मेनली अपनी जो आपके पास मटेरियल है ये होना चाहिए आपके पास। ओके, अब हम बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। जैसे हम एफएससी में पढ़ते थे वैसे हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, ठीक है। ये बात अपने जहन से निकाल दें कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपने याद नहीं करना। आपके टेस्ट में आने हैं एमसीक्यूज़, तो आपने इसको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। उसके लिए आप बेहतर है कि आप किसी भी पास्ट पेपर को देखें, एमडीकैट का 2020 का चाहे निकाल के देखने, या 2021 का अगर कोई मॉक टेस्ट वगैरह कुछ भी आपको ऐसा मिलता है वो आप निकाल के देख लें, गूगल से इसीलिए मिल जाएगा। तो आपने वहाँ से उसको देखना है सारे एमसीक्यूज़ के किस तरह के एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो यानी कि पेपर को आपने पहले खुद समझना है कि पेपर आता किस तरह का है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। जो सबसे मेजर पोर्शन है डेट इज़ बायो। बायो में आपने अपनी टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। और बायो में अक्सर जो बुक इन्फॉर्मेशन होती है वही एमसीक्यूज़ में आती है, उसमें इतना कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह इतना होता नहीं है। तो इसलिए आपने बुक की हर लाइन को पढ़ना है। जो आपके फिगर्स बने होते हैं, फिगर्स की लेबलिंग को ध्यान से देखना है, जैसे नर्व सेल की लेबलिंग हो गई या कोई भी और इतने सारे और भी फिगर्स या डायग्राम्स होते हैं, उसकी लेबलिंग को देखना है। और उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है, जो उसके फुट नोट्स हैं, उसको भी आपने पढ़ना है और समझना है, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी कोई एमसीक्यू आ जाता है उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर। अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपने ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक को रीड करना है, और टेक्स्ट बुक को रीड करने के साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आपने, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो आपने सारी की सारी करनी है, एक्सेप्ट द ईथर्स विच आई थिंक इज़ नॉट इन्वॉल्व। तो ईथर्स को आप छोड़ सकते हैं, उसके अलावा बाकी आपने सारी A to C वहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सारी आपने तैयार करनी है। और फार्मूले आपको आने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे फार्मूले होते हैं। उसके अलावा जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो आपको आने चाहिए जो कि इंक्लूडेड हैं। और उसके अलावा कैटलिस्ट के नाम आपको आने चाहिए, रिएक्शन की कंडीशंस आनी चाहिए आपको। और जो फिजिकल केमिस्ट्री में ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उनके जो ग्राफ्स होते हैं वो आपने ध्यान से देखना है कि कर्व कैसा बन रहा है और इसकी स्लोप कैसी बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह ग्राफ्स वगैरह को देखना है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो थेरी लिखी है, जो डायग्राम्स हैं, जो ग्राफ्स हैं, जो फुट नोट्स हैं, यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि हाउ आई प्रिपेयर्ड केमिस्ट्री, सो यू मे कंसिडर वॉचिंग इट। और फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो फिजिक्स में आपने टेक्स्ट बुक को रीड करना है। और टेक्स्ट बुक को रीड करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में हर तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, आपको थ्योरी टाइप क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं, और उसमें आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखते हैं। सो यू हैव टू डू द फॉर्मूले, द ग्राफ्स, द इक्वेशंस, कांस्टेंट की वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो डेरिवेशंस होते हैं, लंबी लंबी डेरिवेशंस, वो आपने नहीं करनी, लेकिन जो फाइनल फार्मूला है वो आपको ज़रूर आना चाहिए, और उसी को मॉडिफाई करके थोड़ा आगे पीछे करके उससे जो न्यू फार्मूलाज डिराइव हो रहे होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। सो इसी लिहाज से मैं आपको एक चैनल का नाम बताती हूँ, फिजिक्स विद शाहिद चैनल का नाम है। वहाँ पर जो सर हैं वो हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करते हैं, और उनकी टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती हैं वो अपलोड कर रहे हैं। सो डू चेक आउट हिज चैनल एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दैट, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। और फिजिक्स में काम ये करना है आपने कि जो भी चैप्टर आप तैयार करते हैं उसके बाद, उसको तैयार करने के बाद जो उसके फॉर्मूले हैं वो सारे आपने एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर शॉर्टलिस्ट कर लेना है। इस तरह आपके पास ये होगा कि जितने भी चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं उन सब के जो फॉर्मूले हैं वो सारे एक जगह पे आपके पास कंपाइल हो जाएंगे, सारी फॉर्मूला शीट आपकी खुद की बन जाएगी, और उसी को आपने बार बार रिवाइज़ करना है। जब टेस्ट डे से 1-2 दिन पहले आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। फिजिक्स में जो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपने एमसीक्यूज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। जैसे स्टेप और किप्स की प्रैक्टिस बुक्स हो गई, अच्छी होती हैं, यहाँ से आपने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा अगर पास्ट पेपर से आप एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं फिजिक्स के, वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, और मतलब अच्छे सोर्सेज से एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस जरूर करना है। फिजिक्स में प्रैक्टिस जो है वो आप अभी प्रैक्टिस करेंगे तो फाइनल टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करने के काबिल होंगे। इंग्लिश पोर्शन की बात करें तो इंग्लिश में बेसिकली 2 मेजर पोर्शंस होते हैं, एक ग्रामर होता है और एक वोकैबुलरी होती है, ठीक है। वोकैबुलरी में देयर आर नो स्पेसिफाइड वर्ड्स गिवन बाय पीएमसी। पहले सालों में ये होता था, जैसे जब मैंने एमडीकैट दिया था 2020 में, तो तब उन्होंने 208 या 210 इतने ऑलमोस्ट वर्ड से
ठीक है। तो वो 200 वर्ड्स जो थे वो हमने करने थे, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमने याद किए थे। और इसके अलावा स्पेलिंग्स भी आपको उन वर्ड्स के आने चाहिए। तो ये पीएमसी की मर्जी होती है कि वो जो आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 18 मार्क्स का आपका पोर्शन आ रहा है तो उसमें से 3 to 4 एमसीक्यूज जो होते हैं वो वोकैबलरी में से आ जाते हैं। उसमें आपको हो सकता है स्पेलिंग्स आ जाएँ या फिर किसी वर्ड का सिनोनिम आपने लिखना है वो आ जाए, इस तरह के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। सो वोकैबलरी जो है इतनी मुश्किल नहीं होती, ईजी होती है। तो आप अगर चाहें तो आप वो जो 200 वर्ड्स जो 2020 में पीएमसी ने दिए थे वही कर लें तैयार, उनके स्पेलिंग्स और सिनोनिम्स याद कर लें। या फिर अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो अकेडमीज़ के वर्ड्स होते हैं प्रोवाइड किए होते हैं, उन्होंने अपने नोट्स बनाए होते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। बट मेरा मशवरा यही है कि आप जो 200 वर्ड्स हैं ना जो 2020 वाले सिलेबस में आए थे, उन्हीं वर्ड्स के स्पेलिंग्स और सिनोनिम्स याद कर लें। उसके बाद इंग्लिश का जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो ज़्यादा मेजर पोर्शन है, दैट इज़ ग्रामर पोर्शन। उसमें आपको ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। और ग्रामर के रूल्स हैं वो अब आपके पास मतलब डिफरेंट वेज़ हैं कि आप कर सकते हैं। या तो आप जो अकेडमी में जा रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है आपने फिर उन टीचर के लेक्चर्स ही सुनने हैं, जो वो रूल्स बताते हैं उनको आपने साथ साथ नोट करना है, ठीक है। और अगर आप अकेडमी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, तो आप या तो ये कर सकते हैं कि किप्स की जो ग्रामर वाली बुक है ना उसमें रूल्स वगैरह काफ़ी लिखे हुए हैं, लेकिन आई पर्सनली डोंट प्रेफर इट क्योंकि वो उसमें रूल्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। उसके बजाय एक बुक है केमिकल ग्रामर बाय सर सलमानुल वहीद। वो जो है आप आई थिंक 500 की मिलेगी आपको, या तो उनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या अगर मार्केट से आपको मिल जाती है कहीं से तो आप वहाँ से ले लें। वैसे ऑनलाइन पीडीएफ में भी होगी, तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, अगर आपको मिल जाए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर बुक टू डू द ग्रामर रूल्स एट्सेट्रा, ठीक है। ग्रामर के जो रूल्स हैं वो आपने एक तो चाहे आपने अपने नोट्स बना लिए या आपने किसी ग्रामर वाली बुक को ले लिया है, अब रूल्स आपके पास लिखी हुई फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं आपके पास। अब आपने उनको क्या करना है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है और उनको अप्लाई करना सीखना है। और अप्लाई करना तभी आप सीखेंगे जब आप उनको एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, शी या ही के साथ इस आएगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, दे के साथ आर आएगा। तो इस तरह जो आप रूल्स पढ़ते हैं उनको आपने अप्लाई करना है। और इसके लिए अगर प्रैक्टिस की बात करें तो आई स्टिल प्रेफर किप्स एंड स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स। किप्स की ज़्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से इंग्लिश के लिए। तो वहाँ से हर जो इसमें ना टॉपिक्स बने होते हैं इन प्रैक्टिस बुक्स में, आपको टीचर्स भी इसी सीक्वेंस से पढ़ाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाएंगे, उसके जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे पढ़ाएंगे। वर्ब का टॉपिक होगा, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रपोजिशंस और डिफरेंट बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें उन्होंने डिवाइड किए होते हैं। तो वो आपने जो भी टॉपिक है उसकी आगे से उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40 एमसीक्यूज़ होते हैं प्रैक्टिस बुक्स में। तो वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है। जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करें, जब भी आप कोई किसी साइंस सब्जेक्ट का कोई चैप्टर तैयार करें, तो वो आपने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ से कोशिश करना है कि उसके साथ ही प्रैक्टिस कर लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और चीज़ों को याद करते वक्त मेक निमोनिक्स, ठीक है, निमोनिक्स शॉर्ट फनी ट्रिक्स वगैरह उसको डिफरेंट वेज़ में याद करने के लिए, अपनी आसानी के लिए आप खुद से ट्रिक्स बना सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं। उनको शॉर्ट लिस्ट करना है अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। अच्छा, पढ़ते वक्त ना जब आप टेक्स्ट बुक से रीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बायो का कुछ रीड कर रहे हैं टेक्स्ट बुक से, तो आपने वहाँ पर हाईलाइटर या अंडरलाइन करने के लिए कोई पेंसिल रख लेनी है। आई विल प्रेफर कि हाईलाइटर ले लें और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उसको हाईलाइट करें। इसमें होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस चैप्टर को रिवाइज करेंगे ना, तो आपके पास अगर टाइम कम है तो आप हर लाइन नहीं पढ़ेंगे, आप वो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जो हाईलाइटेड आपने लाइन्स की हुई हैं, उनको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर भी आपको वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वो उस चैप्टर का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है। मैंने अपनी MD कैट में ऐसे किया था, विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन द लास्ट डेज। और उसके अलावा अगर आप शॉर्ट लिस्ट, आई डोंट थिंक कि हर चीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना पॉसिबल है, लेकिन जो चीज़ें आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं उनको ज़रूर करें। और शॉर्ट लिस्टिंग में जैसे मैंने बताया कि फॉर्मूले आपने ज़रूर शॉर्ट लिस्ट करने हैं। फिजिक्स के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप शॉर्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और फिर MD कैट में जो आखिरी पोर्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग है, जिसमें से आपके 6 MCQs आने हैं। तो ये कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, एक कॉमन सेंस वाले MCQs आते हैं इसमें, और लॉजिक आपने अपना थोड़ा यूज़ करके तो इनको मतलब अटैम्प्ट करना होता है। और इसमें आई थिंक 5 या 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो PMC ने सिलेबस में दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आते हैं, बल्कि उससे भी काफ़ी इजी आते हैं। और इनको आप अगर आपको ये ट्रिक्स वगैरह आप जानना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, या फिर किप्स के या स्टेप के सईद MD कैट की वेबसाइट के ऊपर लेक्चर्स देख सकते हैं, मतलब वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाएंगी कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब अकेडमीज़ में टेस्ट इस तरह से होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक दिन आपको
सारे लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, तो नेक्स्ट डे वो उसी का टेस्ट रख देते हैं। तो आपने जिस दिन लेक्चर्स दिए हैं उस दिन अपने घर आके तो उन जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, और रिवाइज़ करके नेक्स्ट डे आपने जब उसका टेस्ट देना है तो मेक श्योर कि आप जो है टेस्ट को तैयार करके गए हों। और उसके अलावा अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेस्ट है ना, उसमें टेस्ट होने के बाद उसमें आपके जितने भी एमसीक्यूज़ गलत होते हैं तो उसकी आपने डिस्कशन क्लास ज़रूर लेनी है, और उसमें जो आपके गलत होते हैं उनको या तो आप अपनी बुक के ऊपर नोट कर लें या अलग रजिस्टर के ऊपर नोट कर लें जहाँ पे आप रॉन्ग एमसीक्यूज़ को नोट करते जाएँ, और या आपने यानी कि वो जो एमसीक्यू जो आपका गलत हुआ है उसका करेक्ट सोल्यूशन ज़रूर देखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपकी वो जो मिस्टेक है ना वो रिपीट ना हो। मिस्टेक्स करना बुरी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक्स को रिपीट करना बहुत बुरी बात है। और स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें पास पेपर सॉल्व करने चाहिए नहीं। पास पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए, लेकिन अभी नहीं। वो जो लास्ट आपके डेज होते हैं ना, जो आपकी फाइनल रिवीजन चल रही होती है लास्ट 10 to 15 डेज, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, तो उसमें आप पास पेपर्स को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपने जैसे एमडी का 2020 का पेपर देख सकते हैं जो कि पीएमसी के अंडर हुआ था। उसके अलावा 2021 का आप कोई भी प्रॉपर पेपर अवेलेबल नहीं, क्योंकि ऑनलाइन था तो पीएमसी ने वो एमसीक्यूज रिलीज़ नहीं किए, पब्लिक नहीं किए, लेकिन उसके कुछ एमसीक्यूज अवेलेबल हैं एसकेएन या फिर वाइसकॉट वेबसाइट्स पे, वो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा यूएचएस के पास पेपर्स, जो मतलब पीएमसी से पहले यूएचएस एमडी कैट लेता था पंजाब में, तो उनके 2008 से 2019 के काफ़ी सारे पास पेपर्स हैं। तो वो भी अगर आप किसी के पास इतना टाइम है तो कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर भी इट्स ओके, क्योंकि आपने इतने सारी अगर प्रैक्टिस बुक्स आपने सॉल्व कर लिया स्टेप और किप्स की, और उसके अलावा आपने टेस्ट वगैरह दे लिए हैं अकेडमी के, और फुल लेंथ पेपर्स आपने दे लिए और आपकी रिवीजन हो गया, तो यू आर स्टिल गुड टू गो, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स पास पेपर्स का पूछते हैं, दैट्स वाई आई टोल्ड यू। और जो लास्ट ईयर ना पीएमसी ने पेड प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड किए थे, बट आई डोंट थिंक दे आर वेरी हेल्पफुल नाउ, क्योंकि वो टेप्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बनाए गए थे और अब टेप्स नहीं है, तो पीएमसी अब खुद अपना टेस्ट बना रही है। सो इस लिहाज से दिस आर नॉट दैट हेल्पफुल। तो मेरा नहीं हाल कि आपके पास इतना सारा टाइम होगा कि आप उनको अटैम्प्ट कर सकें, तो अगर आप उनको स्किप कर देते हैं तो यू आर स्टिल गुड टू गो। यानी कि इन शॉर्ट आपने लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी करनी है टेक्स्ट बुक से, एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है हर चैप्टर के फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक्स लाइक स्टेप और किप्स, और फिर लास्ट में आपने रिवीजन करनी है। और रिवीजन करने के साथ आप अगर कोई पास पेपर्स करना चाह रहे हैं तो वो कर लें, और फुल लेंथ पेपर्स जो हैं वो आपके अकेडमी कोई टेस्ट वो आपने 2 से 3 ज़रूर देने हैं, ठीक है। अभी जो आपके अकेडमीज़ में टेस्ट वगैरह होंगे उसमें एक तो आपने ये करना है कि खुद देखना है कि आपने किस सीक्वेंस से किस पोर्शन को पहले अटैम्प्ट करना है, किस पोर्शन को दरमियान में करना है, किसको एंड पे करना है। बट आई यूज़ टू डू, मैं बस सबसे पहले बायो करती थी, उसके बाद इंग्लिश, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और उसके बाद हमारी बार लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, लेकिन अब है तो आप लॉजिकल रीजनिंग को फिजिक्स के बाद कीजिएगा, ठीक है। तो आपने डिफरेंट वेज ट्राई करना है कि आप बायो के बाद आपको केमिस्ट्री करना ज़्यादा सूट करता है, या फिर इंग्लिश करना, या फिर फिजिक्स करना सूट करता है। जो मेथड आपको सूट करता है ना उसको आपने करना है। लेकिन वैसे सारे टीचर्स और सब लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आपने फिजिक्स को और लॉजिकल रीजनिंग को एंड पे करना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं, और अगर आप उसको शुरू में कर लोगे उसके ऊपर इतना सारा टाइम लगा दोगे आप, तो एंड पे फिर आपके पास बायो और केमिस्ट्री में आपको मसला होगा, फिर आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू लर्न कि हाउ टू डू एमसीक्यूज़, आपने कैसे एमसीक्यूज़ को सारा पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, और हर चीज़ उसको अटैम्प्ट करने का तरीका। ये आपको शुरू में बहुत मसला होगा, आपके शुरू में टेस्ट में पेपर्स छूट जाता है। मुझे याद है कि मेरा शुरू वाले टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट में फिजिक्स का पूरा पोर्शन छूट जाता था, उसको अटैम्प्ट करने का मेरे पास टाइम ही नहीं था होता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम मैनेजमेंट आपने सीखनी है। और अब स्टूडेंट्स पूछते हैं शेड्यूल का, रूटीन का, तो आपने जो है सबसे पहले यही बात ध्यान में रखनी है कि आपने अपना शेड्यूल खुद प्लान करना है, अपनी रूटीन खुद बनानी है, किसी और की रूटीन को फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो आपने अपने लिहाज से जो भी आपको, अगर दिन के टाइम पढ़ना सूट करता है तो दिन के टाइम पढ़ें, रात के टाइम पढ़ना सूट करता है तो रात के टाइम पढ़ें, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। जो चीज़ आपको सूट करती है उसको फॉलो करना है। और जो लेक्चर्स का टाइम जैसे इस तरह आपने प्लान करना है कि फॉर एग्जाम्पल इतने बजे से इतने बजे मेरा लेक्चर का टाइम है, मैंने इतने टाइम में लेक्चर्स देने हैं, या फिर अगर आप इतने टाइम में अकेडमी जा रहे हैं वो टाइम निकाल के उसके बाद स्लीप टाइम आपने डिसाइड करना है कि 7 से 8 घंटे में नींद में सोऊंगी, इस टाइम में मैंने सोना है, ठीक है। और बाकी जो टाइम आपके पास बचता है उसको आपने मैक्सिमम टाइम जो आपने अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर लगाना है, और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको मतलब उससे कट ऑफ कर देना है। अननेसेसरी एक्टिविटीज़ से मेरा मुराद है कि जैसे अगर आप घंटों फ़ोन के ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो वो आपने चीज़ें ख़त्म करनी है। मुझे याद है कि जब मेरा एमडी कैट है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग आउट कर दिया था, आई डिड नॉट यूज़ इट। इसके अलावा बस मैंने मतलब जो बेसिक जो बहुत नेसेसरी चीज़ें होती हैं सिर्फ उन्हीं को अपने अपने फ़ोन में रखना है,
और ये टाइम बहुत क्रूशल है, ठीक है। अगर आप अभी इस टाइम को वेस्ट कर देंगे ना तो आगे आपका ही नुकसान होगा। सो मैं ये नहीं कह रही कि कट ऑफ कर दो, फ़ोन छोड़ दो, ये कर दो, नो यू डोंट हैव टू डू दैट। लेकिन आपने खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है और अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये टाइम एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा, फिर आपको ही पछतावा होगा। जैसे अगर आप अकेडमी में 6 घंटे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं और आने जाने में आपको 1 घंटा लग रहा है, जैसे ज़्यादा 2 घंटे लग रहे हैं टोटल आने जाने में, तो उसमें आपने उसके बाद 7 से 8 घंटे की आपकी स्लीप है, तो ये सारे 8 घंटे वो 6 घंटे मिलाने के बाद भी आपके पास 10 घंटे बाकी बचते हैं। उस 10 घंटे में आपने कोशिश करनी है कि आप 5-6 घंटे आपने ज़रूर सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि आई थिंक आपके पास इतना आपके पढ़ने के लिए होता है तो उसमें इतना टाइम तो एटलीस्ट लग ही जाता है। और उसके अलावा कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम पढ़ाई के ऊपर लगाएं, और बाकी जो आपने अपनी हेल्थ का और अपनी स्लीप का ज़रूर ध्यान रखना है। और पढ़ते वक्त आपने डोंट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स कि मैंने इतने घंटे पढ़ना है, मैंने 10 घंटे पढ़ना है, मैंने 12 घंटे पढ़ना है, नहीं ऐसे नहीं करना। डोंट फोकस ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, अगर घंटों को काउंट मत करो। इस तरह से करो कि फॉर एग्जांपल आज मैंने बायो का ये वाला चैप्टर आधा करना है, केमिस्ट्री का मैंने ये वाला करना है, फिजिक्स का ये वाला आधा चैप्टर करना है, इंग्लिश का मैंने ये वाली एक्सरसाइज जो है इसको प्रैक्टिस करना है, इस तरह से। तो जो भी आपके मतलब डेली टारगेट्स हैं पढ़ाई के, उसको आपने अचीव करने की कोशिश करनी है, चाहे आपको उसके ऊपर 6 घंटे लगे हैं, चाहे आपको उसके ऊपर 10 घंटे लग रहे हैं। उसको आपने अपनी कैपेसिटी के लिहाज से जितना भी आपको टाइम लग रहा है वो टाइम आपने ज़रूर लगाना है, और अपने जो डेली के टारगेट्स हैं उसको अचीव करना है। डेली का काम डेली करो। अगर सोचोगे ना कि बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगा, तो फिर नहीं होगा। फिर मतलब एंड पे काम बहुत सारा पाइल अप हो जाएगा और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड पे। सो अभी शुरू से ही साथ साथ पढ़ने की कोशिश करो, और जो है अपना एक अच्छा सब अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इंशाल्लाह आगे मजीद वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी इन्हीं वीक्स में, तो आपने मेक श्योर कि यू वॉच, यू शेयर विद योर फेलोज एंड यू सब्सक्राइब। अल्लाह।